आज हम लोग को अपने जीएसटी में नया चैप्टर स्टार्ट करना है। और लास्ट टाइम हमने आपको कुछ बताया था जी, जब हमने टाइम ऑफ सप्लाई आपको बताया था, और टाइम ऑफ सप्लाई में हमने आपसे बेसिकली 3 सेक्शंस डिस्कस किए थे, यस और नो। सेक्शन 12 1 टू सेक्शन 12 सब सेक्शन 6, सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 to section 13 subsection 6, and the last one was section 14 changes in the rate of tax, yes or no। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें अगर जीएसटी गवर्नमेंट को देना है तो हमें वैल्यू ऑफ गुड्स पता होनी चाहिए इनटू रेट ऑफ टैक्स पता होना चाहिए। तो ठीक है, रेट्स ऑफ टैक्स के लिए तो हमें शेड्यूल्स एनेक्सेस वगैरह सब वो देखने पड़ेंगे, दैट इज क्वाइट डिफरेंट थिंग। मान लेते हैं सामान की वैल्यू है 5000 और टैक्स रेट है 20%, तो ही तो हमें पता चलेगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स। हम लोगों ने टाइम ऑफ सप्लाई की बात की थी, और टाइम ऑफ सप्लाई में मैंने यही बताया था व्हाई इट वाज नीडेड एट ऑल, व्हाई वी वर जस्ट हैविंग द आइडिया ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, क्यों कर रहे थे। आज मैंने आपको सामान बेचा तो दिस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। क्या मेरी लायबिलिटी आज के दिन होगी, या जिस दिन आपने हमको एडवांस पेमेंट दिया था, या जिस दिन मैंने आपको सामान डिलीवर किया था, या आपने पेमेंट फुल एंड फाइनल किया था, या सामान आपको मिला था, दैट वाज द प्रॉब्लम। और वो हम लोगों ने डील किया था सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 में, यस और नो। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट योर वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, नॉट गुड्स ओनली but valuation of supply under section 15. After the completion of section 14 we are just going to start our section 15. ये वैल्यूएशन सीखना है अब हमें कि हमें किस वैल्यू पर टैक्स देना पड़ेगा, वो वैल्यू क्या होगी। सर बात समझ में नहीं, वैल्यू तो बहुत आसान है, जिस वैल्यू पर हम सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, हाँ या ना। अब देखो ना प्रॉब्लम क्या आई। हो सकता है सामान जो मैंने आपको बेचा है, मैंने कहा देख 50,000 का मैं तेरे को सामान बेच रहा हूं, 50,000 पर 20% तेरे को टैक्स देना है। तो तुमने कहा ठीक है, 20% होता है 10,000। तुमने कहा भाई ज़्यादा हो गया, कुछ टैक्स की चोरी वोरी कर लेते हैं आपस में मिल करके। मैंने कहा एक काम करते हैं, इनवॉइस में 30,000 का बना देता हूं, तो 20% 6,000 लगेगा, तुम 6,000 हमको टैक्स पे करना, 20,000 बैकडोर से दे देना। किसी को पता क्या चलेगा, मेरा सामान प्रॉफिट या लॉस वो मैं जानूं, हाँ या ना। अब देखो ना, हमने तुमसे कैसे पैसा लिया, वो 20,000 बैकडोर से, कैसे, काइंड में ले लिया, किसी दूसरे कैश भी लेंगे तो वो तो आएगा, रिकॉर्ड अगर करते हैं दैट इज ओके, अगर रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं तो उसका तो कोई माई बाप ही नहीं रहेगा, वो तो झंझट ही खत्म है। हम उसकी बात करते हैं कि हमने अदर देन मनी कंसिडरेशन लिया, उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे। चोरी को तो कोई रोक ही नहीं सकता, चोरी को तो अगर चोर चोरी करने पर आ जाए तो उसको रोक ही नहीं सकता है, सीधी सी बात है। अच्छा अब आते हैं, बात करते हैं 50,000 का था, 30,000 मैंने आपसे लिया, 20,000 मैंने कहा अदर देन मनी दे दो। वो 20,000 क्या हमारी वैल्यूएशन में शामिल होगा और किस तरह से शामिल होगा, ये प्रॉब्लम आई। अरे ये भी तो हो सकता है ना तुम मेरे रिलेटिव हो, ये तो बताओ कि तुम हाँ रिलेटिव हो, और अगर रिलेटिव हो तो कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया होगा मैंने, एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया होगा। लोगों को हम 2 साल की वारंटी देते हैं, आपको 4 साल की वारंटी दे दी। लोगों से हम वारंटी चार्ज अलग से लेते हैं, आपसे वारंटी चार्ज नहीं लेंगे। लोगों से इंश्योरेंस कॉस्ट अलग से चार्ज करते हैं, आपसे नहीं चार्ज करेंगे। लोगों से फ्रेट एंड लोडिंग अनलोडिंग अलग से चार्ज करवाते हैं, आपसे नहीं लेंगे। कुछ इस तरह का बेनिफिट देंगे, हाँ या ना। तो ये अगर रिलेटिव है, रिलेटेड पर्सन है दोनों, तो वैल्यूएशन कैसे करेंगे। अगर अदर देन मनी है तो कैसे करेंगे, मेरे साथ प्रॉब्लम है, यानी इसके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो केवल वैल्यूएशन ये सोचना सर बहुत आसान है, जिस वैल्यू पर सामान खरीदा और बेचा गया होगा दैट इज फुल एंड फाइनल। यस, दैट इज फुल एंड फाइनल ओनली इन द केस वेयर ऑल द कंडीशन व्हिच आर गिवन अंडर सेक्शन 15 आर फुलफिल्ड। अगर सेक्शन 15 में जो चीजें बताई गई हैं अगर हम उसको फुलफिल करते हैं तो जिस वैल्यू पर हम लोग के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है ना दैट इज ओके। वो सीधे सीधे यही कहता है
कि सप्लायर ने जिस वैल्यू पर सामान सप्लाई किया है that would be the full value of that must be the full value of consideration, as well as the buyer and supplier should not be related person. अगर ये दोनों related person नहीं है और जो पैसा लिया गया है दिया गया that is full and final, then yes, the value which is charged by the supplier would be the value of supply. अब क्लियर हुआ? कितना आसान है. लेकिन जहां पर हमारी इन कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती, then go to हेल नहीं, गो टू रूल्स, गो टू रूल्स. हेल में जाने की जरूरत नहीं है. सेक्शन 15 देखो, सेक्शन 15. एक बुक आगे दे दो, एक बुक आगे दे दो. हाँ पीछे से ले लो. कहता है द वैल्यू ऑफ अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. मैंने सीधे सीधे वैल्यू ऑफ सप्लाई बोला. इसमें अब आप लोगों को मालूम होगा आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट गुड्स और सप्लाई और बोथ. शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू. ट्रांजैक्शन वैल्यू जिस वैल्यू पर हम लोग आपस में ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, द ट्रांजैक्शन वैल्यू विच इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. कितना सिंपल है. The value of supply of a goods or service or both shall be the transaction value. Transaction value will be our value of goods or supply of service. Value of supply of service or supply of goods, which is the price actually paid or payable for the said supply of goods or services or both, where the supplier and the recipients of the supply are not related and the price is the sole consideration. Means backdoor की कोई बात नहीं हो रही. जो प्राइस दिख रही है that is full and final price. कितना सिंपल है. The value of supply shall be the transaction value for the supply of goods or services or both, where the supplier and buyer are not related person and the price charged is the sole consideration for the supply. That's it. इतनी सी बात है. और यही तो मैंने अभी तक समझाया, यही चीज ही तो मैंने आपको अभी तक समझाई. दो ही कंडीशन थी बेसिकली. अगर सप्लायर और बायर दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, रिलेटेड पर्सन नहीं है. सर रिलेटेड पर्सन, अरे याद करो शेड्यूल पढ़ाते समय मैंने उस समय रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन बताई थी और मैंने कहा था कि हम लोग जब वैल्यूएशन ऑफ गुड्स पढ़ेंगे तो वहां पर एक्सप्लेनेशन में मिलेगा. आज वही चीज दोबारा हम लोग को पढ़नी पड़ेगी, दोबारा देख लेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटेड पर्सन. चलो, अगर सप्लायर एंड बायर दोनों रिलेटेड पर्सन एंड द प्राइस चार्ज इज द सोल कंसिडरेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, देन इट वुड बी द value of goods or services, or you can say this is the transaction value. Is it clear? हाँ या ना. अब जैसे देखो मेरे और आपके बीच में, मैंने एक एग्जांपल नीचे दे रखा है. मेरे और आपके बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ है 7,000 रुपए पर एमटी का. ठीक है ना. 1 MT ऑफ सीमेंट फ्रॉम X to Y 7,000 रुपीज. आपसे मैंने 700 रुपए ले लिया और बाद में हम 6300 लेंगे. मैंने अभी आपसे 700 ले लिया एडवांस में, बाद में हम आपसे 6,300 लेंगे. टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 7,000. इसमें सोचने क्या है, हो गया काम. हाँ है ना. बोलो, ये 700 आपको कब मिला कब नहीं मिला, नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता. और ये 700 रुपए जैसे ही मुझे मिलेंगे, या अगर वो टाइम ऑफ सप्लाई आ गई 6300 मिले हो या ना मिले हो, 6,300 मिला हो या ना मिला हो, हम 700 के बेसिस पर पूरे टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा. उधार खरीदना और बेचना टैक्स तो पूरा आता और पूरा जाता है. उधार खरीदो क्रेडिट ले लो, उधार बेचो गवर्नमेंट को टैक्स दे दो, बात खत्म. हाँ है ना. आपस में तुम लोग निपटते रहना, पैसा लेते रहना देते रहना, लेकिन गवर्नमेंट का हिसाब साफ करते चलो. अच्छा, पॉइंट नंबर 2, सेक्शन 15 का सब सेक्शन 2, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड. अब ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई मैंने बताई, इसमें क्या क्या चीजें शामिल रहेंगी ये जरा देखो. पॉइंट नंबर 1 समझ में आया. ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये हमारा वैल्यू होता है. If not related and sole consideration, यही तो था बस ना. सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? ये कहता है, जरा ढंग से समझना कि जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो हमने आपको सामान बेचा 30,000 रुपए का, ये मेरी सेल प्राइस है, ये मैंने आपके नाम इनवॉइस काटा, प्लस जीएसटी मैंने चार्ज किया आपसे 20% यानी 6,000. टोटल मैंने कितना चार्ज किया वैल्यू?
ये है इनवॉइस प्राइस। बताओ टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी? 30,000 या 36,000? 30,000। तुम लोगों ने खुद कहा कि वैल्यूएशन में इस 6,000 को हम लोग शामिल नहीं करेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये तुमने बोला। जीएसटी को हम लोगों ने शामिल नहीं किया, इट मींस सीजीएसटी को शामिल नहीं करेंगे, एसजीएसटी को शामिल नहीं करेंगे, यूटीजीएसटी को शामिल नहीं करेंगे, और कंपनसेशन स्टेट ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट, जो कंपनसेशन दिया जाता है, सेस दिया जाता है, स्टेट्स को दिया जाता है, उसको भी इसमें शामिल नहीं करेंगे। जो जीएसटी के थ्रू होता है वो भी शामिल नहीं करेंगे, यानी इनको हम शामिल करेंगे ही नहीं। लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसा टैक्स जो सब्ज्यूम्ड नहीं हुआ था, जिसको हम लोगों ने वाइप ऑफ नहीं किया था, खत्म नहीं किया था, और अगर अभी भी वो लगता है तो वो जीएसटी वैल्यूएशन ऑफ गुड्स के दायरे में आएगा। सर जैसे, अरे एक्साइज अभी भी लगती है टोबैको प्रोडक्ट्स पर, एक्साइज अभी भी लगती है टोबैको प्रोडक्ट्स पर, तो क्या वो वैल्यूएशन का पार्ट होगा? क्योंकि वो जीएसटी में नहीं आया, वो उतनी वैल्यू जीएसटी में नहीं आई। क्या करें? हाँ, वो इस नॉर्मल वैल्यू में शामिल होगा प्लस एक्साइज ड्यूटी। जो वैल्यू हम शामिल करते हैं उसमें एक्साइज ड्यूटी शामिल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जीएसटी का कोई टैक्स शामिल नहीं लगेगा। अच्छा, सिनेमा देखने जाते हो, एंटरटेनमेंट टैक्स का पेमेंट करते हो, क्या वो हमारा जीएसटी से सब्ज्यूम्ड हो गया? क्या नहीं, वो जीएसटी के अलावा टैक्स है। तो क्या वो वैल्यूएशन में काउंट किया जाएगा? हाँ, तो अगर एंटरटेनमेंट टैक्स का आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो इधर आ जाएगा। अब मेरी बात समझ में आ रही है? अदर देन जीएसटी द अदर टैक्सेस शैल बी द पार्ट ऑफ आवर वैल्यूएशन ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब समझ में आई? लेकिन जीएसटी का कोई पोर्शन आप वैल्यूएशन में कंसिडर नहीं करोगे। अब मैं पढ़ सकता हूं, इसको बोल सकता हूं। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्या होता है? ये बोलता है द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड, ढंग से समझना और अंडरलाइन करते जाना अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड नजर आए तो, एनी टैक्स शैल इंक्लूड, इंक्लूड मैंने वर्ड बोला, इंक्लूड एनी टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस एंड चार्ज अदर देन, मैंने बोला अदर देन, यानी इनको शामिल मत करना। सारे टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस शामिल करना जो किसी दूसरे एक्ट के द्वारा चार्ज किए जाते हैं, लेकिन इनको शामिल मत करना। किनको? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, कंपनसेशन टू स्टेट्स इफ चार्ज सेपरेटली। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है? एग्जाम्पल मैंने दे दिया, नीचे दिए हुए हैं, देख लेना उनको। इज इट क्लियर? चल सकते हैं आगे। अभी तक मैंने आपको दो सब सेक्शंस बताए सेक्शन 15 में। पहला मैंने बताया द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू if supplier and buyer are not related and the price charge is the sole consideration of the supply. That's it. इतना याद रखना है। दूसरा मैंने पॉइंट आपको बताया कि इस वैल्यूएशन जो ऊपर हम लोगों ने वैल्यूएशन की बात की, ट्रांजैक्शन वैल्यू, उस वैल्यू में शामिल होगा सारे के सारे टैक्सेस इंक्लूड रहेंगे, लेकिन जीएसटी के कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं रहेगा। बस सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 की बात करते हैं। सुनना, हम दोनों के बीच में क्या हो सकता है जरा ढंग से देखना। हमने आपको माल बेचा, मैंने कहा, तुमने कहा कि सर हमको ना सामान अपने घर तक चाहिए। क्या चाहिए? घर तक चाहिए। तो मैंने आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन मैंने फोन पर कहा सुन, वो जो सामान लेकर तेरे घर में आ रहा है ना, उसका भाड़ा तू दे देना। नाउ हु वन वाज रिस्पॉन्सिबल? नो, मैंने कहा, सामने वाले ने हमसे बोला था मुझे सामान मेरे घर पर चाहिए। इट मीन्स what the amount I am going to charge will be the price up to the destination of the buyer. Yes or no? लेकिन मैंने फोन करके कहा एक काम कर, तू उसको भाड़ा दे दे। सप्लायर ने रेसिपिएंट को बोला कि सामान तेरे घर पे पहुंच रहा है, फ्रिज पहुंच रहा है, उतरवा लेना, भाड़ा दे देना। या तुमने मुझे फोन किया, सर वो भाड़ा मांग रहा है, आया है ठेले वाला, तो मैंने कहा दे दो। अरे ऐसी बात नहीं हुई थी, देना तो आप ही को था। क्या बोलते हो? ऐसे ही तो बोलते हो, हम क्यों देंगे 500 रुपये 400 रुपये, वो देने आपका काम था, आप दे दो। मैंने कहा भाई हम नहीं देने वाले, तुम अभी दे दो, अभी दे दो। मीन्स द सप्लायर वॉज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट ऑफ दैट फ्रेट, बट इट इज टू बी पेड बाय द रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। हाँ या ना? तो उस केस में अगर कोई जिम्मेदारी सप्लायर की थी
और उसका पेमेंट आप कर रहे हो, तो हो गया ना गड़बड़, हो गया ना गड़बड़। ये वैल्यू शामिल होगी या नहीं जो 500 रुपए अलग से पे कर रहे हो सप्लाई में? होगी, क्योंकि मुझे देना था, आपको नहीं देना था। ये वही चीज बोलता है, एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे, कोई भी अमाउंट जिसको सप्लायर को पेमेंट करना था, एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई but which has been incurred by the recipient of the supply and not included in the price, underline कर लेना, and not included in the price charge or paid or payable by the for the supply of goods or services. Is it clear? तुमने मुझे फोन किया, सर आपको पेमेंट करना था, मैंने कहा मैंने चार्ज ही नहीं किया, मैंने चार्ज ही नहीं किया, जो मैंने आपसे प्राइस लिया है मैंने तो उसमें चार्ज ही नहीं किया। तो तुमने कहा हम तो नहीं देंगे भाई, तो मैंने कहा दे दो, हमसे ले लेना। ऐसा कैसे हो सकता है? अब उसमें तुमको फायदा है, किसको फायदा है? सामने वाले को नहीं, रेसिपिएंट को भी। टैक्स कम लगा, वैल्यू कम चार्ज की, मुझे 40,000 चार्ज करना चाहिए था, मैंने 35,000 का बिल बनाया। मैंने कितने का बिल बनाया? 35,000 का। मैंने कहा देखो भाड़ा भी शामिल करवा लोगे ना तो वैल्यू बढ़ जाएगी, और वैल्यू बढ़ जाएगी तो जीएसटी बढ़ जाएगा। एक काम करो, भाड़ा तुम दे देना, भाड़ा तुम दे देना, हम फ्रेट हटा करके लिख दे रहे हैं इनवॉइस। तो मैंने फ्रेट कम करके इनवॉइस बना दी। अब फ्रेट कम करके इनवॉइस बना दी तो अब तुमको पेमेंट करना, मतलब जीएसटी कम पेमेंट करना पड़ा तुमको, सरकार को नुकसान हो गया। जबकि कौन रिस्पॉन्सिबल था भाड़ा देने के लिए? अब बात समझ में आई? और ये 5,000 क्या मेरी इनवॉइस में शामिल था? नहीं। क्या जो पेमेंट मैं ले रहा हूँ उसमें शामिल है? नहीं, फिलहाल नहीं। बात खत्म। इट मीन्स जो 5,000 आपने दिया, आपको मालूम है 5,000 अगर मैं दे दूंगा तो 20% टैक्स बच जाएगा, यानी 1,000 रुपए का टैक्स बच जाएगा। तो मुझे देने में क्या दिक्कत है? बट हु वन वाज रिस्पॉन्सिबल? इट वाज मी। मुझे पेमेंट करना चाहिए था, लेकिन पेमेंट किसने किया? आपने किया। सप्लायर ने ना करके किसने किया? रेसिपिएंट ने। और वो वैल्यू जो आपने पेमेंट की, क्या वो मेरे इनवॉइस में शामिल है? नहीं। तो इसका मतलब वो शामिल होनी चाहिए थी, बिकॉज आई वॉज रिस्पॉन्सिबल। दैट्स इट। अब तक मैंने 3 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट बताया, वैल्यू ऑफ सप्लाई shall be the transaction value if both are not related and the price charge is the sole consideration. दूसरा मैंने बताया कि all the taxes, duties, cess, fees must be the part of the value of supply but shall not include any GST, CGST, SGST, UTGST, IGST and compensation to states. Is it clear? लास्ट मैंने बताया अभी अभी कि कोई भी ऐसा वैल्यू जो रिस्पॉन्सिबल था सप्लायर को पेमेंट करना, अगर वो पेमेंट उसके बिहाफ पर रेसिपिएंट कर देता है और वो वैल्यू सप्लायर ने अपने अमाउंट में चार्ज नहीं की थी, तो वो चार्ज करनी पड़ेगी, अपने में ऐड बैक करनी पड़ेगी। बिल्कुल लगेगा। पहली चीज तो ये देखो कि एक प्लेन लेकर के चलना है। मैंने इसको सामान बेचा 40,000 का, मुझे इसके घर तक डिलीवरी पहुंचानी थी। 20% का टैक्स बनता है, कितने का बना? कितना टोटल गया? यानी सामने वाला अब हमें कितना पे करेगा? 48,000। गवर्नमेंट के हाथ में कितना गया? अच्छा, तुम मेरे पास आए, तुमने हमको कहा हमको सामान चाहिए, मैंने वही सामान 30,000 रुपए में दिया और मैंने कहा ये जो एक्स्ट्रा दूसरा पेमेंट है ना वो तुम कर दो। सर कोई दूसरा एक केस बताइए, फ्रेट को मारिए गोली, कंफ्यूजन कर रहा है फ्रेट। अरे मुझे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बियर करनी थी। क्या बियर करनी थी? वो तुमने कर दी। तुमने कहा एक काम करो, मेरा एडवर्टीजमेंट का काम है, मेरे भाई का, मेरे घर में, इसका उसका, वो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हम बियर कर लेंगे, मेरे सामान का दाम करके बता दो, कम करके बता दो। तो मैंने सामान का दाम कम करके बता दिया, मुझे तो 40,000 का बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि मुझे 40,000 चाहिए। 30,000 का मैं अभी बिल लिख रहा हूं, 10,000 का मेरी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट सामने वाला बियर कर रहा है। इनडायरेक्टली देखो तो मैं कितना चार्ज कर रहा हूं? 40,000। लेकिन गवर्नमेंट को दिखाने के लिए मैंने टैक्स कितना चार्ज किया? किसी को पता भी नहीं चला, कानो कान खबर भी नहीं हुई, गवर्नमेंट को कितने का नुकसान हो गया? तो ये गवर्नमेंट कहती है नहीं। अब कहोगे सर पकड़ कैसे पाएगी? मैंने फिर थोड़ी देर पहले बोला, चोरी करने वालों का कोई हिसाब किताब नहीं होता। जब तक चोरी से बच जा रहे हो तब तक ठीक है, नहीं बचे तो फिर फाइन एंड पेनल्टी पे करते हो। इज इट क्लियर? हम तो ईमानदारी वाली बात बताएंगे ना, हम यहाँ टैक्स चोरी तो नहीं बताएंगे ना। करे नहीं।
my question was कि मतलब मान लीजिए if it has not included, मान लीजिए 5,000 अब उसको चार्ज करना पड़ेगा, taxable होगा, so उसके लिए वो अलग इनवॉइस रेज करेगा। बिल्कुल सही है, अलग इनवॉइस रेज करेगा। हाँ बिल्कुल, हम लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू पर शामिल करते हैं चीज़ों को। ट्रांजैक्शन वैल्यू वही तो मैंने कहा, ऊपर ही मैंने बोल दिया था, यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू नहीं लिखा था ऊपर कहीं पर। जब मैंने पहला पॉइंट पढ़ा था सेक्शन 15 सब सेक्शन 1, मैंने कहा था द वैल्यू ऑफ द सप्लाई शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू, आई डिडंट मेंशन द इनवॉइस वैल्यू। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस देयर आर सम एडजस्टमेंट व्हिच आर नीडेड टू बी डन, कुछ हमें एडजस्टमेंट करने बाकी हैं। कौन से एडजस्टमेंट करोगे सर? वो टैक्स आप हटा देंगे, बाकी टैक्स जोड़ लेंगे। कोई ऐसा अमाउंट जो सप्लायर वाज नीडेड टू बी डन था उसको शामिल नहीं किया गया था, उसको ऐड कर लेंगे, वही तो है। अब बात समझ में आई? अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब तो नहीं दिक्कत आएगी इन तीनों पॉइंट्स में। कहता क्या है? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। अरे 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 देखो ना, इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकिंग। मैं एक दुकानदार के पास गया, मैंने कहा मुझे ये सामान चाहिए, उसने सामान तो निकाल दिया। मैंने कहा यार गिफ्ट भेजना है, मैंने क्या बोला? गिफ्ट भेजना है, इसको ढंग से पैक कर दो। कहा 1,000 रुपये और लेंगे गिफ्ट का। 50,000 का सामान था, 1,000 रुपये और चार्ज करेंगे। इट मीन्स कि मैं कितने का सामान खरीद रहा हूँ? बात खत्म हो गई। वो जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं उनको भी तो शामिल करो। पैकिंग एक्स्ट्रा मैं करवा रहा हूं, सामान का ही तो दाम दे रहा हूं, एक्स्ट्रा पैकिंग जा रही है, एक्स्ट्रा कमीशन जाएगा, वो सब किस में जाएगा? इसी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में जाएगा। अब पढ़ूं? अभी तक मैंने बताया ट्रांजैक्शन वैल्यू, सप्लायर एंड बायर बोथ आर नॉट रिलेटेड एंड द प्राइस इज द सोल वाज द सोल कंसिडरेशन। दूसरा मैंने बताया, दूसरा सबसेक्शन 2 मैंने बताया इंक्लूड होंगी, क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। द वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होता है टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, लेकिन जीएसटी वाला छोड़ करके। फिर मैंने दूसरा बताया जिसके लिए सप्लायर रेस्पॉन्सिबल था, अब उसको भी यहाँ पर ऐड कर लो। और मैंने बताया इंसिडेंटल एक्सपेंसेस उनको भी ऐड कर लो, इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकिंग चार्ज बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट एंड एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रेस्पेक्ट ऑफ। अंडरलाइन जरूर कर लेना। अब यहां कंफ्यूजन है, सुनना। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता कुछ समय के बाद। जैसे मैं फिर से इसको पढ़ता हूं, ढंग से समझने की कोशिश करना, वर्ड्स को अंडरलाइन में जो कहूंगा वही अंडरलाइन और सर्किल बनाना। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई एंड एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग, किसी चीज के लिए भी। एक बात बताओ ना, सुन ना, तुम डेंटिस्ट हो, तुम क्या हो? डेंटिस्ट हो। मेरे दांतों में प्रॉब्लम है, मैं आया, मैंने कहा कि सर ये दांत देख लीजिए, निकाल दीजिए यहाँ, उसको लगा जो भी हो। अब भारती का जोक याद आ गया जो बाहर बॉडीगार्ड लगा रखे थे, आपने अंदर घुसने नहीं दे रहा था, तो ये दांत किसको देने सुना है? नहीं सुना है? नहीं सुना है, ठीक है। तो ये वही दांत है, मैं दांत, भैया ये मेरे दांतों की प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर दो। तो दांत साफ करते करते तुमने मुझसे पूछा कि भाई करते क्या हो? मैंने कहा ये सर्जिकल इक्विपमेंट्स की हम सप्लाई करते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट्स की हम सप्लाई करते हैं। तो सर्जिकल नहीं मीन्स चलो ग्रॉसरी की शॉप है, कुछ भी शॉप है। मैंने कहा, तुमने कहा हमको ये सामान चाहिए, मैंने कहा ले लेना, मैंने कहा ले लेना। और मैंने कहा कि दांत साफ करने वाला है, इसका कितना हुआ? 1,000। कितना हुआ? 2 मिनट के लिए मान लेते हैं 1,000 डॉक्टर साहब ने चार्ज कर लिया। मैंने उसको 50,000 का सामान और सप्लाई किया, कितने का बताओ? टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हुई जो मैंने उसको सप्लाई की? 50,000, 51,000, 49,000। डॉक्टर को चार्ज नहीं किया 1,000, मैंने उसको 50,000। हाँ बोलो। 50,000 ही सप्लाई किया। बात खत्म हो गई। सोचना क्या, तुम लोग इंसान हो क्या हो? अरे भैया जो सामान लेन देन वो तो 50,000 का है, वो 1,000 रुपये तो दांत का था, उससे क्या लेना देना वो अलग चीज है, ये अलग है। एनीथिंग चार्ज फॉर एनीथिंग डन, तो एनीथिंग का मतलब कुछ भी हो ऐसा नहीं है, कहीं से भी हो ऐसा नहीं है। मेरे 2 काम हैं, मेरे 2 काम हैं। मैं एडवर्टीजमेंट का भी काम करता हूं, मैं कैमरा भी बेचने का काम करता हूं। मैं कैमरा भी बेचने का काम करता हूं, एडवर्टीजमेंट भी करता हूं। तुम मेरे पास आए, तुमने एडवर्टीजमेंट का वहां पर काम करवाया हुआ है, तुमको उसका 20,000 रुपये मुझे देना है, और अभी कैमरा जो ले जा रहे हो 50,000 उसका, टोटल कितना दोगे?
70, तो जो कैमरा ले जा रहे हो उसकी वैल्यू कितनी हुई 50, वो वाला वो उसके हिस्से में रखो, नहीं इसका वाला इसके हिस्से में रखो, इसका उसमें उसका इसमें क्यों जोड़ोगे भाई। तो चार्ज फॉर एनीथिंग डन, आगे वर्ड क्लियर किया है, बाय द सप्लायर इन रेस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई, अंडरलाइन करना, इन रेस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई, क्लियर है। चाहे आप एट द टाइम ऑफ और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और सप्लाई चार्ज करिए, चाहे एट द टाइम ऑफ और चाहे बिफोर, आफ्टर तो डिस्काउंट ही होता है, आफ्टर तो डिस्काउंट ही होता है, क्यों। और देखो सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 डिस्काउंट के बारे में बोलता है, नीचे देखो सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 डिस्काउंट के बारे में बोलता है, तो देखेंगे हम लोग डिस्काउंट, ठीक है ना। अभी हम डिस्काउंट के बारे में बात नहीं कर रहे। तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ द सप्लाई, कुछ भी आप चार्ज करो, लेकिन वो चार्ज किसके अगेंस्ट होना चाहिए, ऐसी सप्लाई के अगेंस्ट होना चाहिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई। किसी दूसरे का सप्लाई का इसमें शामिल मत कर देना, आपस में दूसरे के सामान को इसके सामान को आपस में एडजस्टमेंट नहीं करना है, क्लियर है। कुछ भी चार्ज करो इस सप्लाई से रिलेटेड, अगर मैं कैमरा बेच रहा हूं तो कैमरे को बेचने से रिलेटेड कुछ भी चार्ज करूंगा, दैट वुड बी द पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट, इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनाल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन। ये तो मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, टाइम ऑफ सप्लाई में भी बताया था मैंने कि इसकी टाइम ऑफ सप्लाई कब होती है, एट द टाइम ऑफ रिसीट, हाँ है ना, हाँ हाँ हाँ। अगर ऊपर से ना पता चल जाए 31, 32, 33, 34 तो 13.5 लगता है, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.4 तक ना पता चल पाए तो 12.5 लगता है, और वो करता है पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करते हो या नहीं करते हो। लेकिन 6 कहता है कोई भी लेट फीस पेमेंट इंटरेस्ट वगैरह हो तो उसके लिए एट द टाइम ऑफ रिसीट। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर उसी चीज को क्लियर किया, वैल्यू में शामिल होगा। आज मैंने आपको 50,000 का सामान बेचा, मैंने कहा भाई 2 महीने के अंदर पेमेंट कर देना, नहीं तो 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 12% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 50,000 का मैंने आज सामान बेचा और मैंने कहा 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है, 2 महीने के अंदर हमको पेमेंट कर देना। जैसे ही 2 महीना बीतेगा हम 12% पर मंथ के हिसाब से चार्ज कर लेंगे। आपने 3 महीने बाद दिया, 1 महीना ज़्यादा लिया, 1 महीना ज़्यादा लिया तो 500 रुपये में आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। 50,000 का 12% के हिसाब से 1 महीने का मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा 500। 2 महीने का टाइम दिया था आपने, 3 महीने बाद हमको पेमेंट किया। अरे हाँ या ना, अभी भी डाउट है क्या कैलकुलेशन में। 50,000 मुझे आप देते 2 मंथ्स के अंदर, आपने हमें पेमेंट किया आफ्टर 3 मंथ्स। 1 महीने का मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, 50,000 का 12% के हिसाब से 1 मंथ का 500 होता है, नहीं होता है। ये मैं आपसे चार्ज करूंगा नहीं करूंगा, पर मंथ है ना, 1 महीने का हम 500 चार्ज करेंगे। बताओ क्या ये वैल्यू में शामिल होगा? हाँ, लेकिन हम तो इनवॉइस आपको 50,000 का दे चुके हैं, अब 500 का कैसे देंगे? 500 का कैसे देंगे? फिर से इनवॉइस लिखेंगे या क्रेडिट नोट लिखेंगे? इनवॉइस तो लिखेंगे नहीं क्योंकि साहब सप्लाई तो हो चुकी है। क्रेडिट डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, डेबिट नोट लिखाएगा इसमें, इज इट क्लियर? 500 रुपये हम आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे और उस पर भी जीएसटी लेंगे। तो वही है कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करते हैं लेट फीस पेमेंट पेनाल्टी और फीस का, तो वो आपको देना पड़ेगा, वो भी वैल्यू ऑफ गुड्स में शामिल होगा। अब वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई 50,000 नहीं है, अब 50,500 हो गया। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 नहीं है, 50,500 हो गया, क्योंकि 500 भी आपने उसी के रेफरेंस में लिया है। पहले वैट वगैरह में, सेल्स टैक्स वगैरह में ये छूट जाता था, अब लेकिन छूटता नहीं है। लास्ट पॉइंट, अभी तक हमने कितने पॉइंट्स बताए? इंक्लूड वाले में टैक्स को इंक्लूड करो, जीएसटी मत इंक्लूड करो। सप्लायर वाज रिस्पॉन्सिबल, उसको इंक्लूड कर लो। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूड कर लो, लेट फीस को इंक्लूड करो, इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी को इंक्लूड कर लो। लास्ट, सब्सिडीज। एक बात बताओ, तुम गैस सिलेंडर लेने जाते हो, मान लेते हैं 800 रुपये का सिलेंडर है, 200 रुपये उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडीज है। इन टोटलिटी द प्राइस वॉज ₹1,000, बट यू आर पेइंग ₹800 ओनली। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर यू एज अ रेसिपिएंट? अगर आप रेसिपिएंट हो तो आपके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है, और जो बेच रहा है उसके लिए 800।
उसके लिए भी 800। बस वही तो समझाना है, उसके लिए भी 800। अगर 1000 मान लोगे तो उसको 200 पर जीएसटी देना पड़ेगा, तो सब्सिडी का है कि हाँ, तो उल्टा चले तो कंफ्यूज हो गए, सीधा चलते तो शायद कंफ्यूजन नहीं होता है कि नहीं। मैं फिर बोलूं, आप सिलेंडर लेने जाते हो, आप उस सामने वाले को कितना पे करते हो? 1000 रुपए का सिलेंडर था, 200 रुपए उसको सब्सिडी मिली थी, आपके हाथ में सिलेंडर 800 रुपए में। सामने वाले से पूछा कितने का, उसने कहा 800, तो बताओ आप कितने का आपको पेमेंट करना पड़ेगा? 800। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई उसके लिए कितनी है जो वो सप्लाई कर रहा है? 800। क्यों? क्योंकि अगर वो 1000 मान लेगा तो उस 200 पर जीएसटी भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो सब्सिडी का है कि सब्सिडी का मतलब इस पोर्शन पर आपको बेनिफिट दिया गया है, लोगों के बेनिफिट के लिए। अब बात समझ में आई? तो जो गवर्नमेंट सब्सिडीज होती हैं और जो डायरेक्ट लिंक्ड होती हैं उसको आप माइनस कर दो, उसको शामिल मत करना वैल्यू में। हाँ, वैल्यू में शामिल करने की जरूरत, लेकिन अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडीज हो शामिल कर लेना। मैं सामान लेने गया मार्केट से, मैं बेच रहा हूं, मेरे पास एक आदमी आया, मेरे साथ एक दोस्त खड़ा है, एक आदमी आया, कह रहा है ये कैमरा कितने का? मैंने कहा 50,000 का। तो बगल में दोस्त है, मेरा ही आदमी है, तुम 10,000 कम ले लेना, हमसे ले लेना पैसा। तो मैंने उसको सामान कितने में दे दिया? 40,000 में। 10,000 कौन देगा? बगल में जो दूसरा खड़ा है वो देगा। अब बताओ मेरे लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हो गई? 50,000। वो सब्सिडीज है एक तरह से देखो तो, लेकिन गवर्नमेंट लिंक्ड नहीं है, तो उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस करने की जरूरत, ये वही बताया है। सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अमाउंट फ्रॉम फ्रेंड, इसको इंक्लूड करते हैं। हमने ऊपर बोला है द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 का पहला पॉइंट देखो, वापस आओ पिछले पेज पर, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में देखो ऊपर क्या लिखा है, क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड, इंक्लूड यानी ये चीजें सप्लाई में शामिल करो वैल्यू में, तो ये सब्सिडीज को भी शामिल करो, अमाउंट फ्रॉम फ्रेंड को शामिल कर लो, लेकिन किसको शामिल ना करो? सेल ऑफ यूरिया बाय मैन्युफैक्चरर एट द रिकमेंडेड प्राइस बाय द गवर्नमेंट एट लोअर प्राइस, द सप्लायर इज पेड डायरेक्टली, subsidy paid by the directly by the government, here subsidy is not to be included in the part of the transaction value. Is it clear? सिंपल था। तो टोटल 5 ही पॉइंट तो बताए, हाँ 5 पॉइंट बताए जिनको शामिल करना है। पहला क्या शामिल करना था? टैक्सेस। दूसरा क्या शामिल करना था? दूसरा क्या शामिल करना था? सप्लायर वॉज रेस्पॉन्सिबल। तीसरा क्या शामिल करना था? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, लेट फीस, इंटरेस्ट और पेनाल्टी, और लास्ट सब्सिडीज। बस इनको शामिल करो वैल्यू में। सिंपल नहीं है? कितना सिंपल चैप्टर है नहीं, लेकिन किसको शामिल ना करो वो बताया है 15(3) में। किसको शामिल ना करो वो बताया है 15 सबसेक्शन 3 में। पहला तो ट्रांजैक्शन वैल्यू, दूसरा शामिल करो, तीसरा कहता है शामिल ना करो। किसको? डिस्काउंट को। किसको? डिस्काउंट को। द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट, इसको शामिल मत करना। अभी तो तुम लोग ये सेक्शन अभी खत्म हो जाएगा, मेरी बात समझना, अभी थोड़ी देर में ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। सेक्शन 15 वाज द सोल सेक्शन इन द कंप्लीट वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। सो सेक्शन 15 के अलावा वैल्यूएशन में कोई सेक्शन है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं 27 से लेकर 32 तक, ठीक है ना? पक्की बात है। चलिए किसको शामिल ना करो? 15(3) बताता है शामिल ना करो। डिस्काउंट को शामिल मत करना, डिस्काउंट को शामिल करने की कोशिश मत करना। लेकिन कौन सा डिस्काउंट? विच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ द सप्लाई। मान लो, सुन लो, तुम मेरे पास आए, तुम पास आए, तुमने कहा ये सारी तुम आसान मत करो, तुम लोग, हमको गाने याद आते रहते, हम क्या करें? एक गाना था ना, इस पर भी गाना था, क्या करें नहीं बताएंगे, चलो छोड़ो। तो हर वर्ड पर गाना बना हुआ है, कोई भी वर्ड निकालो तो उस पर बना हुआ है। तुम बताओ, हम बता देंगे कौन सा वो गाना उस पर इंक्लूड ना करो है, इस पर भी एक और तो है, बोल ले 27 से 32 ये रूल्स हैं, और यहां पर जो डिस्काउंट को हटाया गया वो रूल्स हम लोग देखेंगे। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 की डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। डिस्काउंट विच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम। तुम मेरे पास आए, तुमने कहा सर हमको ये सामान चाहिए, मैंने कहा ले जाओ, 5 रुपए की डिस्काउंट है आज की रेट में, ले जाओ। तुमने कहा ठीक है। बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, हमने डिस्काउंट दिया आपको सप्लाई के पहले या सप्लाई के समय, लेकिन
इसी सामान के बदले जो आप सामान ले जा रहे हो वो दूसरे के बदले इसमें एडजस्ट मत कर लेना, ये भी याद रखना। फिर पहली चीज क्लियर हो गई, सामान ले गए, तुम मेरे यहां से रेगुलर डील करने लगे, आते सामान खरीदते जाते, आते एक दिन तुमने कहा हमको डिस्काउंट नहीं मिलेगा सर, इतना सामान आपके यहां से ले जाते हैं ना, क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, 5000 यूनिट्स जिस दिन खरीद लोगे ना, हमसे सारे सामान पर 1 रुपया वापस डिस्काउंट ले लेना। मैंने क्या बोला, 5000 यूनिट जिस दिन खरीद लोगे उसके बाद डिस्काउंट। लेकिन आज तो तुम्हारा 5000 नहीं हुआ, आज हमने डिस्काउंट नहीं दिया, यहां दिया तो नॉर्मल डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट दिया, आज की डेट में दिया। फ्यूचर में तुमने 5000 खरीद लिया, फिर तुम मेरे पास है बात हुई थी हमारी डिस्काउंट की, होने का हाँ, अब बताओ सप्लाई होने के बाद मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, क्या ये जो डिस्काउंट में बल्क वाला क्वांटिटी वाला दे रहा हूं क्या इस सप्लाई से रिलेटेड है? हाँ, तो भले उसके बाद हो, आफ्टर द सप्लाई हो, बट डायरेक्टली लिंक्ड है इस सप्लाई से, तो उस डिस्काउंट को भी हमें वैल्यू में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 शैल नॉट इंक्लूड की बात कर रहा हूं। दोनों पॉइंट समझ में आए? तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और दूसरा बोला गया आफ्टर द सप्लाई, इफ सच डिस्काउंट इज एस्टैब्लिश्ड यानी कनेक्टेड, if such discount is established in the terms of an agreement entered into or before the time of such supply, specifically linked to relevant invoices. इनवॉइस नहीं, इनवॉइसेस, तो कई इनवॉइसेस से रिलेटेड है। मुझे मालूम है अब आपने धीरे धीरे करके हमसे 10 इनवॉइस में 5000 यूनिट्स ले लिए, तो अब मुझे मालूम है इन 5000 का मुझे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना है, तो वो हमें स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज्ड है कि वो 10 इनवॉइसेस कौन से हैं, पहला। दूसरा, एंड सर ये बात नहीं समझ में आएगी ऐसे पढ़ेंगे, तो जरा इसके बारे में देख लेते हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने आपको इनवॉइस बनाया, मैं क्यूमुलेटिव लिख रहा हूं, देखो इनवॉइसेस मैंने लिखा, ठीक है ना, मैंने आपके ऊपर 5 लाख रुपए का बिल बनाया 5000 यूनिट्स का, हो सकता है, और मैंने इस पर जीएसटी लगा दिया 20% के हिसाब से 1 लाख का। हमने आपसे कितना चार्ज किया टोटल 10 इनवॉइसेस मिलाकर? ये 10 इनवॉइसेस का टोटल है जो हमें मालूम है कौन कौन से, 6 लाख रुपए, ये है आपका इनवॉइस वैल्यू। अब आप मेरे पास आए, आपने कहा सर छूट चाहिए, तो मैंने कहा कि ठीक है 5000 पर आप हमसे 10 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट ले लो, कितने का? 50000 का। अब ढंग से सुनना, ये डिस्काउंट कैसे जाएगा मालूम है? जो नेक्स्ट इनवॉइस बनेगी, 11th इनवॉइस बनेगी, या तो हम उसमें से माइनस कर देंगे, हाँ या ना? लेकिन अब ये बेटर तरीका नहीं है, पहले कभी माना जाता था, लेकिन अब ये बेटर तरीका नहीं है, इसके लिए आपको अलग से इनवॉइस काटना पड़ेगा। इनवॉइस मींस डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, फिलहाल इस केस में क्रेडिट नोट कटेगा। क्या कटेगा? क्रेडिट नोट। आपकी वैल्यू को हम कम करना चाहेंगे। अच्छा, कितना हुआ? 50000 दे दें? कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, सब चीज डन डन डन, सरकार को अपना टैक्स मिल गया, सब हो गया। सरकार को यहाँ कोई घाटा हुआ क्या? हाँ, पता ही नहीं चला, सरकार को चूना लग गया। कैसे? अगर यही शुरू से बनी होती वैल्यू कितने की बनती डिस्काउंट के बाद, और टैक्स कितने का बनता? हाँ या ना? तो टोटल इनवॉइस कितने की बनती अगर ये शुरू में ही ऐसे सही सही बना होता। अब आप सामान खरीद करके ले गए, आईटीसी कितने की ले ली? 1 लाख की। क्योंकि इनवॉइस तो तुम्हारे पास 1 लाख की है, तो तुमने आईटीसी ले ली, और 50,000 जो बाद में छूट दिया उस पर आईटीसी रिवर्स करनी चाहिए थी ना। अगर 5 लाख पर 1 लाख की आईटीसी लिए तो एक्चुअल में तो तुमने 4,50,000 का सामान खरीदा, तो तुम्हें तो आईटीसी 90,000 पर लेनी चाहिए थी। तुमने ले कितने की ली? तो तुमने सरकार को चूना लगाया या नहीं लगाया? 10,000 का लगा दिया ना, डिस्काउंट भी ले लिया और 10,000 का चूना भी लगा लिया, तो 60,000 का इंपैक्ट आ गया। तो कहा गया ना ना ना, ऐसा मत करना, जिस समय ये लिखाएगा ना 50,000 डिस्काउंट के नाम से, तो इसमें से 20% आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी उसको जिसको ये डिस्काउंट प्रोवाइड किया गया है, रेसिपिएंट को। वो रिवर्स करेगा आईटीसी, क्योंकि वो 1 लाख की आईटीसी ले चुका है, जो कि सही नहीं है। उसको 90,000 की आईटीसी लेनी चाहिए थी अब डिस्काउंट के बाद। तो डिस्काउंट का जब क्रेडिट नोट बन रहा है तो साथ साथ उस आईटीसी को भी उसको साथ में रिवर्स करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? हाँ या ना? दूसरा पॉइंट यही लिखा है डिस्काउंट के लिए, आईटीसी एज, अगर ये आफ्टर है, आफ्टर द सप्लाई है, तो आईटीसी को भी हमें इंपैक्ट डालना पड़ेगा। अगर आफ्टर सप्लाई है
तो क्रेडिट नोट दिया, लेकिन आईटीसी रिवर्स का भी तो प्रोविजन लाना पड़ेगा, इसीलिए उसी के साथ दिया हुआ है। देखो बिफोर और एट द टाइम वाले के साथ ये नहीं दिया है, ये किसके साथ दिया है? आफ्टर, क्योंकि इंपैक्ट तो उसी के साथ पड़ेगा। तो आफ्टर द सप्लाई पहला डिस्काउंट, दूसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट एज इज एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट शैल बी रिवर्स्ड, हाँ या ना, बाय द रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, अंडरलाइन जरूर कर लेना, रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट। इज इट क्लियर? आगे एग्जांपल लिखे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैंने पूरा एग्जांपल यहाँ पर क्लियर कर दिया, सारे के सारे क्लियर है ना? पक्का? 3 सबसेक्शन बताया मैंने। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू इफ बोथ आर नॉट रिलेटेड एंड द प्राइस चार्ज इज द सोल कंसिडरेशन, दैट वाज ओके। मैंने बताया द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड नंबर 1 taxes other than tax GST, shall include the supplier was responsible to pay, shall include incidental expenses, shall include late fees, interest and penalty, shall include last one subsidies directly linked by the, not linked by the government वो हम शामिल करेंगे, अगर डायरेक्टली लिंक्ड होगी तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 मैंने बताया डिस्काउंट बिफोर और एट दैट टाइम माइनस कर दो, आफ्टर द सप्लाई तो भी माइनस होगा, लेकिन उसके साथ आईटीसी भी रेसिपिएंट को रिवर्स करना पड़ेगा, सिंपल था। अगर ऊपर के तरीकों से आप वैल्यूएशन ना निकाल पाओ, ऊपर के सारे आपके प्रयास अगर व्यर्थ हो जाएं, आप कैलकुलेशन ना कर पाओ, तो उस समय हमारे पास एक ही रास्ता है, चले जाओ आप, लिखा हुआ है एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, डिटरमाइंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, और जहां पर कहीं पर भी लॉ में ये वर्ड दिख जाए एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, कहीं भी किसी भी एक्ट की बात मैं कर रहा हूं, इट मीन्स गो टू रूल्स। तो एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड अगर लिखा है, अगर ऊपर से ना हो पाए तो रूल्स, देखो ना रूल्स हमारे पास है, रूल नंबर 27 to 32, मैंने लिखा नहीं ना कहीं, रूल्स 27 to 32, ये आपके रूल्स हैं, देखना पड़ेगा। इसमें 31A भी आया है अमेंडमेंट हो करके, चलो आएगा तो देखेंगे। अच्छा, ये जो इसके लिए ना अगर नहीं कैलकुलेट हो पाएगा तो रूल 27 पे चले जाना। किस पर चले जाना? लेकिन ये जो आगे के रूल्स हैं देखो ना, 28, 29 भी वही आ जाएगा। कुछ ऐसे रूल्स बने हुए हैं, जैसे देखो रूल नंबर 32 में देखो, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रूल नंबर 32 में दिख रहा होगा। उसके लिए कैसे हम लोग वैल्यूएशन करेंगे, वो उसके लिए स्पेसिफिक रूल है, सेक्शन में मत जाना, इधर चले जाना। बुकिंग ऑफ एयर टिकट रूल नंबर 32 में है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस रूल नंबर 32 में है, बाइंग एंड सेलिंग सेकंड हैंड गुड्स, हाँ या ना? तो कुछ स्पेसिफिक रूल बने हैं स्पेसिफिक सप्लाई के लिए, तो उसके लिए सेक्शन 15 सब सेक्शन 5 बोलता है नथिंग कंटेंड 1 and 4, पहले और 4 को मारो गोली, ना पहले को देखो ना फोर्थ को देखो, पहला तो यही बोलता है ना ट्रांजैक्शन वैल्यू, भूल जाओ, फोर्थ को भी मत देखो जो ये कहता है ऊपर से अगर कैलकुलेट ना हो पाए, यानी इनके अलावा कुछ स्पेसिफिक रूल है स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ सप्लाईज के लिए, इसका मतलब यही हुआ। तो notwithstanding anything contained above, the value of such supply shall be as may be notified by the government on the recommendations of the council shall be determined, जो मैंने आपको अभी 32 में बताया, उनको उस हिसाब से करेंगे। तो 4 और 5 तो मेरे लिए बेकार था एक तरह से देखो तो, हमारे लिए सेक्शन 15(1), सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 and 3 दैट वाज इंपॉर्टेंट। 4 कहता है कि अगर ऊपर से ना हो पाए तो आप रूल्स पर चले जाना, और 5 कहता है ऊपर वाला सब भाड़ में जाए, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए स्पेसिफिक रूल्स बने हुए हैं वैल्यूएशन के लिए। अब बात समझ में आई? रिलेटेड पर्सन, अच्छा जो हम लोगों ने सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 में बोला ना, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू इफ बोथ आर नॉट रिलेटेड। तो रिलेटेड का मतलब क्या होता है? रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं? देखो एक्सप्लेनेशन में दिया, पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड, और मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने पहले भी शेड्यूल में आपको पढ़ा रखा है। सच पर्सन्स आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर ऑफ वन एंड अदर बिजनेस, एक दूसरे के बिजनेस में ऑफिसर या डायरेक्टर है। तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारा ऑफिसर मेरे यहाँ डायरेक्टर है, मेरा डायरेक्टर तुम्हारे यहाँ ऑफिसर है, तुम्हारा ऑफिसर मेरे बिजनेस में ऑफिसर है, मेरा डायरेक्टर तुम्हारे बिजनेस में डायरेक्टर है,
ऑटोमेटिकली दोनों बिजनेस क्या हो गए, रिलेटेड हो गए, हाँ या ना। अच्छा, सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन बिजनेस, जो पार्टनर तुम्हारी फर्म में है वही पार्टनर मेरे फर्म में भी है, रिलेटेड बिजनेस हो गए। सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, रिलेटेड पर्सन्स हो गए। एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन और कंट्रोल और होल्ड 20%, 25% और मोर ऑफ द आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक, अगर 25% से ज्यादा का वैल्यू का शेयर अगर कोई रखता है, वोटिंग पावर रखता है 25% से ज्यादा, तो वो भी रिलेटेड पर्सन होगा। मान लो एक शेयर होल्डर है जिसके पास 30% स्टॉक है, मतलब शेयर्स हैं, और ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, रिलेटेड पर्सन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 30%, 25% से अधिक होगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, रिलेटेड पर्सन हो जाएगा। एक आदमी दूसरे को, दूसरा तीसरे को ऑटोमेटिकली कवर करते हैं, बताया था। ए ने बी को कंट्रोल किया हुआ है, बी ने सी को कंट्रोल किया हुआ है, तो ए इसका मतलब ऑटोमेटिकली सी को कंट्रोल करता है, हाँ या ना, बोलो। अच्छा, बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय अ थर्ड पर्सन, यही इसी में ही कवर हो गया। टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन, मैं और तुम मिल करके तीसरे को कंट्रोल करते हैं, तो सारे लोग क्या माने जाएंगे भाई, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड को साथ में कंट्रोल करते हैं, तो ये भी क्या होगा, रिलेटेड पर्सन होगा, एक्स और जेड रिलेटेड होगा, वाई और जेड रिलेटेड होगा, एक्स और वाई भी रिलेटेड, ऑटोमेटिकली ये रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है ना। दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, हो गया। अ पर्सन इंक्लूड्स द लीगल पर्सन, हो गया, खत्म। खत्म पूरा का पूरा सेक्शन। क्या था भाई, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं ना, समझ में आया। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताओ, मेरे हिसाब से तो फिनिश है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। रूल्स हम नहीं चाहते आज स्टार्ट हो, कहोगे तो रूल 27 बहुत आसान है, लेकिन छोड़ देते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, दिमाग को बिल्कुल सेक्शन 15 की तरह कंसंट्रेट करो। अब देखो सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14 और सेक्शन 15, ये चीज़ बिल्कुल अब रटी हुई होनी चाहिए दिमाग में, हमारे हिसाब से दिक्कत कहीं नहीं आई। चलें, हाँ बोलो बोलो। अच्छा, आईटीसी कॉम्पिटिशन ऑफ जीएसटी में नहीं थे, नहीं थे। आईटीसी मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप क्लास के बाद हमसे 10 मिनट पढ़ लेंगे इसको, 5 मिनट, ठीक है ना। और कोई डाउट? थैंक यू बच्चों।